दोस्तों, मैं आपका एमयू दुआ। आज 21 नवंबर है और आज का शुभ विचार कोट्स है, इफ़ आई एम ऑनेस्ट इन ऑल माई डीलिंग्स आई कैन नेवर एक्सपीरियंस fear. If I am honest in all my dealings, I can never experience fear. आज का ये विचार है और आज 21 नवंबर वर्ल्ड टेलीविज़न डे के रूप में मनाया जाता है। इसकी आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, कॉन्ग्रेचुलेट्स। आपको ये जान करके खुशी होगी कि दिसंबर 1996 में यूनाइटेड नेशन ने 21 नवंबर को वर्ल्ड विश्व टेलीविज़न दिवस के रूप में घोषित किया था और उसी साल में यूनाइटेड नेशन ने एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया था और ये क्रांति पूरे विश्व में टेलीविज़न का फैला और अब तो हर घर या बल्कि ये कहें कि हर एक व्यक्ति टेलीविज़न के बिना नहीं रह सकता, चाहे वो न्यूज़ हो, व्यूज़ हो, सीरियल्स हो, फिल्म हो या खेल हो, हर क्षेत्र में आज टेलीविज़न हमारे और समाज के ऊपर हावी हो गया है। तो आज वर्ल्ड टेलीविज़न डे का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में मैं जैसा कि आपको कहा था कि मानवाधिकार और सुशासन की किताबों का मैं रोज़ आपको कोट सुनाता हूँ, देता हूँ। आज वो मानवाधिकार सुशासन की किताब का कोर्स का आखिरी दिन, आखिरी पन्ना है जिसे मैं आपको सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ। आप उसे ध्यान से सुने और अपनी भाषा में अपने तरीके से उसे दूसरे साथियों को भी फॉरवर्ड करें। मेरे दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे धर्म होते हैं, बहुत सारे समुदाय हैं। आपने छठ मनाया, आपने चिल्ड्रंस डे मनाया, आपने बच्चों का डे मनाया, आपने बहुत सारे छुट्टियां मनाते हुए आज 21 नवंबर पे पहुंचे हैं। आगे इसी तरह से हमारा सफ़र चलता रहेगा। आज हम आपको बताएं कि हमारे देश में अब तक 16 बार लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं। हर चुनाव में राजनीतिक दल नए नए नारे गढ़ते हैं। राजनीतिक दल नारों, वादों के जरिए जनता तक अपनी बात पहुंचाते हैं। इनके नारे इतने मर्मस्पर्शी होते हैं कि जनता उन नारों से प्रभावित होकर इनकी ओर खींची चली जाती है। हमारे देश में कभी जय जवान, जय किसान का नारा होता था, तो कभी समाजवाद लगाने का नारा लगा, कभी गरीबी दूर करो का नारा लगा जो बहुत ही लोकप्रिय हुआ, तो कभी फील गुड, कभी गरीबों का साथ, कांग्रेस का हाथ, तो कभी अच्छे दिन आने वाले हैं, ऐसे नारे लगाए गए। हमारे देश की जनता राजनीतिक दलों के सामने पलक पावड़े बिछाकर अपने अच्छे दिन आने का इंतज़ार दशकों से कर रही है। इंतज़ार की घड़ियां कब खत्म होगी देखने वाली बात है। अब तक कई सरकारें आई, तमाम राजनीतिक दलों के अच्छे दिन आए, पर जनता के दिन नहीं सुधरे। चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक दल लगता है अपनी आंखों पर पर्दा डाल लेते हैं, उन्हें जनता की समस्या दिखाई नहीं दे पड़ती। ऐसे में रामचरितमानस की एक चौपाई, मूंदे आँखी कतहु को नाही, की कहावत को चरितार्थ करती है। सत्ता में आने से पहले विपक्षी दलों को गरीबों की पीड़ा महसूस होती है, उनके दर्द का एहसास होता है, गरीबों की कराह को वे सुन पाते हैं। शायद इसलिए वे गरीबों को दिलासा दिलाते हैं कि हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। सत्ता का नशा ऐसा होता है कि उसके चढ़ने के बाद लोगों को दुख दर्द दिखाना ही बंद हो जाता है। हर तरफ हरा हरा ही दिखता है। आम जनता जब देखती है कि हमें दिलासा देने वाली पार्टी के दिन तो फिर गए, पर हमारी जेब तो अभी भी खाली है, ऐसे में वह एक बार फिर निराश हो जाती है, कुंठा में जीने लगती है। इसी तरह से वे 5 साल कुंठा में गुजार देती है। अगले चुनाव में वह नई उम्मीदों के साथ, नए नारे के साथ चली जाती है। यही करते करते आज 70 वर्ष बीत चुके हैं, परंतु जनता जहां थी वहीं है। जनता के आगे जनार्दन शब्द जुड़ गया है।
परंतु जो लोग सत्ता में होते हैं सही मायने में वही जनार्दन होते हैं। किसी भी दल के नेता एक बार एमपी, मंत्री या मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी हैसियत बदल जाती है। देखते ही देखते इन नेताओं के बच्चे गांवों से उठकर विदेशों में पढ़ने चले जाते हैं और गांव के गरीब मजदूरों, किसानों के बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं उन स्कूलों की बेंच भी सलामत नहीं होती, बिजली नहीं होती, वहाँ पंखे नहीं चलते। इसी तरह से गरीब मजदूरों की जिंदगी और भी दयनीय हो जाती है। नई सरकार के आने के बाद व्यापार जगत कई तरीके से फलने फूलने लगता है, चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, पर मजदूरों की समस्या ज्यों की त्यों रहती है। मजदूर अपनी तारीख का इंतजार करता है। अब पहली तारीख आते आते उसके घर का बजट उसके वेतन से दोगुना हो जाता है। ऐसे में वेतन लेकर घर आने के बाद वह और भी दुखी हो जाता है। यहाँ भी एक संवाद चरितार्थ होता है कि नंगा नहाया क्या और क्या निचोड़ेगा क्या। यह हमारे देश के आम आदमी की स्थिति है। आम आदमी और खास आदमी का फर्क क्या है, इसकी जानना जरूरी है। आम आदमी वह होता है जो ईश्वर द्वारा दी गई जिंदगी को जीने के लिए रोज समस्याओं से दो चार होता है। उसकी कमाई से जो कुछ मिलता है वह हमेशा कम पड़ता है। खास आदमी उसे कहते हैं जिसके पास मिलने के स्रोत दिनों दिन बढ़ते जाते हैं। उसके बैंकों की संख्या बढ़ती है, बैंक बैलेंस बढ़ता है, मित्रों की संख्या बढ़ती है और उसके पांव जमीन पर नहीं रहते। जबकि आम आदमी जहां खड़ा था उसी जमीन पर आज भी खड़ा दिखेगा। हमारा देश आज तक तकनीक के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में दुनिया के विकसित देशों के समकक्ष खड़ा होता नजर आ रहा है। हमने अपने बल पर मंगलयान को अंतरिक्ष में भेज दिया और हमारे कई अन्य उपग्रह अंतरिक्ष में काम कर रहे हैं। चांद के मिशन पर हम काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ सुई से लेकर हवाई जहाज बनने लगे हैं, पर यह हमारी तरक्की का नमूना है। दूसरी तरफ हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे देश की महिलाएं कई जगहों पर सिर पर घड़ा रखकर काफ़ी दूर पानी लेने के लिए जाती हैं। हर घर में शौचालय नहीं है, हर घर में बिजली नहीं है। सांपों के काटने के बाद अभी भी लोग झाड़ पोंछ में लगे रहते हैं। गरीब आदमी के 2 वक्त का भोजन आसानी से नसीब नहीं हो पाता। 28 रुपये से लेकर 33 रुपये कमाने वाले व्यक्ति को हमारे यहाँ गरीब नहीं माना जाता है। हमारे यहाँ सरकारी आंकड़ों की जादूगरी इतनी ज़बरदस्त है कि अच्छे अच्छे लोग चक्कर खा जाते हैं। यदि 33 रुपये प्रतिदिन कमाने वाला गरीब नहीं है तो इसका मतलब हमारे यहाँ पर भिखारी मजदूर भी गरीब नहीं है। हम यथार्थ से पलायन करते रहते हैं। हम सच को स्वीकार करने से हिचकते हैं। कई क्षेत्रों में पिछड़े लोगों के बावजूद भी हम अपने आप को पिछड़ा कहने में शर्माते हैं। हमारे यहाँ के डॉक्टर अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों में जाकर चिकित्सा के क्षेत्र में अपना नाम और दाम कमा रहे हैं, पर देश के कई क्षेत्रों में आज भी लोग चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से मर रहे हैं। मस्तिष्क ज्वर व डेंगू जैसी बीमारियों का कारगर इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। मच्छर जिंदा न रह सके ऐसी कोई सरमान तकनीक हम विकसित नहीं कर पाए हैं। मच्छरों को मारने और संक्रमण रोगों को दूर भगाने के लिए हमारे प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को दवाइयां नहीं मिलती। सरकारी प्राइमरी विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छी तरह के साइन बोर्ड तक नहीं होते। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों किस तरह की शिक्षा पा रहे हैं, इसकी कल्पना की जा सकती है। हमारे देश में ही 2 तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। एक तरफ 5 स्टार होटल के सामने गाड़ियों का तांता लगा होता है। लोग अंदर इंटरकॉन्टिनेंटल भोजन करने के बाद अन्य तरह की सुख सुविधाओं और नाच गान का आनंद लेते रहते हैं, तो दूसरी तरफ भीषण गर्मी में गरीब आदमी बिजली के बगैर अपनी रात काटता है। उसे मच्छर काटते हैं, पसीने से लथपथ होता है, रात भर उसे नींद नहीं आती, उसे बेचैनी रहती है। सुबह उठते ही उसे फिर अपने काम पर निकल जाना होता है, जबकि 5 तारा होटलों में भोजन करने वाले दिन के 12 बजे तक सोते हैं। एक तरफ लोग हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ लोग खटारा बसों या ट्रेन की जनरल बोगियों में जानवरों की तरह बैठकर यात्रा करने को मजबूर हैं। क्या यही है हमारे महान नेताओं के सपनों का भारत? हमें अपनी तरक्की का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। जब तक विकास का लाभ समाज के सबसे नीचे व्यक्ति
को नहीं मिल पाता तब तक वह विकास बेमानी माना जाता है। भारत में विकास को क्या नाम दिया जाए? क्या यह चहुमुखी विकास है या एकांकी? यह विकास सभी लोगों के लिए है या कुछ लोगों के लिए? असमानता की खाई को दूर क्यों नहीं किया जा सकता? अभी भी असमानता की खाई लगातार बढ़ रही है। इसको पाटने के लिए किसी सरकार, नीति नियंता के पास कोई कारगर फार्मूला नहीं दिखता। कब तक ऐसा चलेगा? भ्रष्टाचार की अमर बेल ऊपर से नीचे तक फैली हुई है। तमाम राजनीतिक दल भ्रष्टाचार को दूर करने का नारा देकर सत्ता में आए, पर वे कुछ नहीं कर पाए। देश का कितना पैसा बाहर रखा है, उसे लाने की बार बार कस्में खाई जाती है, परंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। ऐसा क्यों है? विपक्ष में रहने पर राजनीतिक दल तमाम तरह की बातें करते हैं, जनता को नए नए ख्वाब दिखाते हैं, पर सत्ता में आने के बाद वे उन ख्वाबों को पूरा नहीं कर पाते और जनता हर बार अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगता है। यह स्थिति बरसों से चली आ रही है। ये स्थिति तब तक समाप्त नहीं हो सकती जब तक कि मर्ज का सही इलाज नहीं किया जाता। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमारे यहाँ मर्ज कुछ और होता है और इलाज कुछ और किया जाता है। इससे मर्ज और बढ़ जाता है। जब मर्ज लाइलाज हो जाता है तो सरकार चलाने वाले लोग एक दूसरे पर दोषारोपण करने पर उतर आते हैं। देश में लोकपाल बिल को पास करने के लिए दशकों से बात चल रही है, पर अभी तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो सकी है। महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में आरक्षण नहीं दिया जा सका है। जनप्रतिनिधि यदि अपने दायित्वों का सही निर्वहन नहीं कर पाएंगे तो समाज में नई तरह की विसंगतियां पैदा होगी। आज यही हो रहा है। संसद में नोटों की गड्डियां लहराई जाती है, जनप्रतिनिधियों को खरीदने की बातें होती है, लोकतंत्र को दागदार किया गया है। कितने ताज्जुब की बात है कि इस प्रकरण का दोषी कौन है, इसका मास्टरमाइंड कौन था, यह आज तक खुलकर सामने नहीं आ पाया। कुछ लोगों के नाम सामने आए, उन पर केस चला, कुछ लोग निर्दोष साबित हुए, कुछ लोग अभी भी संदेह के घेरे में हैं। ऐसे प्रकरणों से भी यदि रहस्य का पर्दा समय पर नहीं उठ पाता तो जनता के मन में अविश्वास का भाव और गहरा हो जाता है। महंगाई, भ्रष्टाचार से परेशान जनता जब अपने प्रतिनिधियों के आचरण पर गौर करती है तो वह मन महसूस कर रह जाती है। जनता सोचती है हम किसके साथ जाएं? लगभग सभी को तो आजमा लिया, दल बदलने से कुछ नहीं हो पा रहा है। हर बार नारे बदल जाते हैं, राजनीतिक दलों के चेहरे बदल जाते हैं, पर रहा है और बदल जाते हैं। हर बार नारे बदल जाते हैं, राजनीतिक दलों के चेहरे बदल जाते हैं, पर आम जनता की मांगे और समस्या वहीं रहती है। राडिया टेप प्रकरण में देश के तमाम क्षेत्र के सुप्रसिद्ध लोगों के नाम सामने आया। इससे जनता में यह संदेश गया कि भ्रष्टाचार को अंजाम देने वाले लोगों की फेहरिस्त लंबी हो गई है। इसमें तमाम क्षेत्र के लोग शुमार हो चुके हैं। पुलिस पब्लिक संबंधों को लेकर हमारे देश में बरसों से बहस चल रही है। पुलिस जनता की सेवा के लिए, उसकी भलाई के लिए काम करने का वर्त लेती है, परंतु पुलिस की भूमिका भी आज संदेह के घेरे में है। पुलिस व्यवस्था पर भी कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। रक्षक ही जब भक्षक होने लगे तो जनता का विश्वास पूरी तरह डगमगा जाता है। अपराधी खुलेआम अपराध को अंजाम देकर सड़कों पर घूमते हैं या कुछ हवालात या जेल में बिताकर आने के बाद सीना तान कर चलते हैं। उनके खिलाफ मुकदमा चलता रहता है, पर फैसला जल्दी नहीं आता। अपराधियों को राजनीतिक लोगों और पुलिस का संरक्षण मिला होता है और पैसे के बल पर अपराधी अपने खिलाफ सबूतों को नष्ट करने में लगे रहते हैं। गवाहों को तोड़ लिया जाता है, अन्य कई तरह के तरीके अपनाकर मुकदमों में विलम्ब कराया जाता है। इससे न्याय मिलने में काफ़ी विलम्ब होता है। न्यायालय पर मुकदमों का बोझ बढ़ता जाता है। न्यायालय पर भी लोग उंगलियां उठाने लगे हैं। भारत में ने जब अपना संविधान बनाया तो लोगों को कई मूल अधिकार दिए गए तथा कुछ कर्तव्य भी बताए गए। आज हमारे देश में कुछ लोगों को सभी अधिकार मिले हुए हैं, परंतु वे अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ की कमजोर, गरीब, उपेक्षित जनता अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से पालन करती है, पर उसके अधिकार नहीं मिल पाते। उपेक्षित लोग अपने अधिकारों की बात करना जानते ही नहीं। देश में आज तक साक्षरता 100% नहीं हो पाई है। महिलाओं के खिलाफ अपराध को नहीं रोका जा सका है। भ्रूण हत्या के खिलाफ हमने कई कानून बनाए, पर वे पूरी तरह से कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा जैसे कोड़ को दूर करने के लिए हमने तमाम प्रयास किए, पर अभी भी पूरी तरह से शिक्षा की लौ को हर घर में नहीं जगमाया जा सका है।
भारत में कृषि घाटे का सौदा बनती जा रही है। किसान आत्महत्या करने लगे हैं। छोटे किसान शहरों की तरफ पलायन करके मजदूरी करने लगे हैं। कृषि क्षेत्र सिकुड़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में भारतीय कृषि की स्थिति ठीक नहीं दिखती। कृषि क्षेत्र की स्थिति जब तक नहीं सुधरेगी तब तक भारत के ग्रामीण क्षेत्र का चेहरा नहीं चमक सकता। इसी तरह से अन्य तमाम तरह की विसंगतियां हमारे देश में आज भी मौजूद है। 21वीं सदी में विकसित राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसर है, परंतु शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास में संतुलन नहीं हो पा रहा है। असमानता की खाई को नहीं पाटा जा रहा है। तब तक यह जो है दूर की कौड़ी, यह बहुत ही मुश्किल काम दिख रहा है। संचार क्रांति के बाद हमारे देश में मोबाइल फोन ने ऐसा पांव पसारा कि गांव में खेती करने वाला, सब्जी बेचने वाला, मछली बेचने वाला, साइकिल रिक्शा चलाने वाला से लेकर उच्च वर्ग के लोगों के हाथों में मोबाइल आ गया। मोबाइल आज भारतीयों की जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन गया है। आज किसी दफ्तर में काम करने वाला कर्मचारी, अधिकारी, सीईओ, निर्देशक हो या ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक बाजार में पटरियों पर दुकान चलाने वाला दुकान ही क्यों ना हो, वह बिना मोबाइल को अपने हाथ में लिए घर से निकलता ही नहीं। मोबाइल हाथ में आने के बाद व्यक्ति मॉडर्न हो गया है और उसे भारतीय सभ्यता, भारतीय परंपरा अब उतना नहीं लुभाती जितनी उसे रॉक म्यूजिक, पाश्चात्य शैली की पार्टियां, धूम धड़ाम और पब, आधुनिक रेस्टोरेंट, रेस ड्राइविंग, आयातित घड़ियां, आयातित परफ्यूम एवं अन्य आयातित वस्तुओं के प्रति भारतीयों की बढ़ती लालसा ने उसे भारतीयता से दूर करना शुरू कर दिया है। योग भारत के ऋषि मुनि मनीषियों द्वारा सैकड़ों वर्ष पहले या हजारों वर्ष पहले भारत में अपनाई गई है। अब यही योग विदेश चला गया। अब विदेश से होकर भारत लौटा तो यह योगा हो गया। अब तक योग भारतीय स्वरूप में था, तब तक यह सिर्फ ऋषि मुनियों, संतों, महंतों, योगियों द्वारा अपनाई जाती रही है। अब जब विदेश से परिष्कृत होकर योगा बनकर भारत में आया तो इसे सबसे पहले अत्याधुनिक लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया है। इसी तरह से हमारे तीज त्यौहार अब बीते दिनों की बात होती जा रही है। हमारे सुख सुविधाओं का भोग करना अच्छी बात है, लेकिन एक मानव होने के नाते हमारा दायित्व यह भी है कि हम दूसरों के दुख दर्द को भी बांटें। यदि हम विदेशी गाड़ियों में चलते हुए पर इतराते हैं, महंगे फ़ोन पर गानों को सुनकर आनंदित होते हैं, तो हमें दीन दुखियों के दुख दर्द को देखकर उनके दुखों को बांटने का प्रयास भी करना चाहिए। सड़कों पर यदि कोई घायल व्यक्ति पड़ा है तो एक मानव के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसे अस्पताल पहुंचाकर उसका जीवन बचाने का प्रयास करें। महंगी गाड़ियों से रेस रफ्तार से चलने वाली हुई किसी को घायल कर देना या उसे कुचल देना ही मानव की शान नहीं होती। मानव की शान तो किसी की जान बचाने में है, किसी को प्रेम करने में है, किसी का दुख दर्द बांटने में है। हम अक्सर देखते हैं कि कोई बूढ़ी औरत हाथ में कटोरा लिए हुए सड़क पर चलती आती है तो कार चलाने वाले लोग इस बात से ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि यह बुढ़िया महिला कहीं हमें रोककर हमारा समय नष्ट न कर दे। इसके साथ कुछ लोग अन्य तरह की धारणाएं भी बनाने लगते हैं। उन्हें पेशेवर कहते हुए मुंह चिढ़ाकर आगे बढ़ जाते हैं कि ऐसे लोग तो सिर्फ दिखाने के लिए भीख मांगते हैं, बाद में भीख से इकट्ठा हुए पैसों से नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं। इसी तरह से महानगरों में तमाम जगहों पर अपंग लोग दिखाई पड़ते हैं। उनके प्रति भी लोगों के अंदर वह संवेदना नहीं होती जो होनी चाहिए। उपरोक्त उदाहरणों से यही लगता है कि हम सिर्फ मानवता की बात करते हैं, लेकिन जहाँ पर मानवता का उदाहरण पेश करना होता है वहाँ हमें पहले अपने स्वार्थ को देखते हैं। जो चीज़ें हमें आराम देती है, सुख शांति देती है और जिसको करने से लोग हमारी वाहवाही करते हैं, जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, हम उन्हीं कामों को करने में ज़्यादा रुचि दिखाते हैं। मेरी समझ से मानव को इस तरह की विचारधाराओं से ऊपर उठकर सोचने की ज़रूरत है। मानव के प्रति प्रेम, मानवता की सेवा और मानवाधिकारों के प्रति सच्चा समर्पण करने वाला व्यक्ति ही सही मायने में मानव कहलाता है। अपने लिए ही जीना पर्याप्त नहीं होता, जो दूसरों के लिए जीते हैं उन्हीं का जीवन सार्थक कहलाता है। इस पुस्तक जो ह्यूमन राइट्स और मानवता पे जो हमने किताबें लिखी उससे ऐसे पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है जिसे आप पढ़ें, आप अपने घर पे मंगाएं। इसे हम आपको डाक से भेजेंगे। आप हमारे अहरा और के हेडक्वार्टर में आएंगे तो आपको ये किताबें मुफ्त दी जाएगी। और इस तरह से आप जो है देश की सरकारों ने जो
पर्याप्त काम नहीं किया। किसानों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, शोषितों, वंचितों, भिखारियों, किन्नरों के लिए और प्रयास करने की जरूरत आन पड़ी है। उस पर आप अपना हिस्सा बटाएं। हमारे देश में असमानता की खाई बहुत लंबी, बहुत चौड़ी है। इससे तत्काल पाटने की जरूरत है। इसे पाटे बगैर समानता नहीं आ पाएगी। जब तक समानता नहीं आ पाएगी तब तक देश में तमाम तरह की समस्याएं बनी रहेंगी। मानवाधिकार व सुशासन पुस्तक में हमने तमाम बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। सुशासन कैसे आए इसके लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं। यदि इन सुझावों को अमल में लाया गया तो निश्चित रूप से देश को फायदा होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ हमने ये मानवाधिकार व सुशासन किताबें लिखी। तो आपको हम सिर्फ इतना कहेंगे, जागो जनता, बदलो सिस्टम। हम सब एक हैं। समय बदला है, हम बदलेंगे तभी देश विकास करेगा, जन जन को अधिकार मिलेगा। बस आज इतना ही। फिर हम कल संडे है, छुट्टी है, कल हम आपके साथ नहीं आएंगे, लेकिन परसों फिर हम 1 बजे दूसरे किताब और दूसरे जो हमारे भ्रष्टाचार और बाकी बातें हैं उसको लेकर के आएंगे। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।